सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना अलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और आज के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सदीक साजिद साहब। खैर जी, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे टेलीफोनों के हवाले से। टेलीफोन जो है वो खड़क रहे हैं। अब देखना यह है इन टेलीफोनों के खड़कने के बाद एक्चुअली खड़कता कौन है, यानी कि अपोजिशन के आपस में राब्ते हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बिलावल को भी कॉन्टैक्ट किया है, इसके साथ साथ मौलाना साहब को 24 घंटे में दूसरी दफ़ा कॉन्टैक्ट किया है। इन चीज़ों को शामिल गुफ्तगू करेंगे और बाकी चीज़ें भी शामिल ही होंगी, कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज तो होंगी हमारे साथ। जी अलीना, एक चीज़ सबने नोट की है, जो आपने जो सियासी बातें की हैं वो तो हैं ही हैं कि शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल गायब हो गए हैं सदीक साजिद साहब। वो मरीम नवाज साहबा क्या गई हैं नैब के ऑफिस के सामने और वहाँ पे डंडा सोटा हुआ है, तो उसके बाद मरीम साहबा का तो वो आ रहा है शेड्यूल कि वो सितंबर में जलसे जुलूस करेंगी। डीजे वली से भी बातचीत हुई है, लहू गरमाने के लिए नए नए तराने भी बजाए जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सुना है हमज़ा शहबाज साहब की रिहाई की जो कोशिशें थीं वो बिल्कुल किसी जगह पे पहुंच गई थी, लेकिन ये जो मरीम साहबा ने किया है नैब ऑफिस के सामने, तो उसके बाद फिर वो मामला खटाई में पड़ गया। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जो तबले जंग था वो कोई इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं था, वो दर हकीकत जो एश्योरेंसेस और गारंटीज़ शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे हमज़ा साहब को रिहा करवाने के लिए, वो तारपीडो वहाँ पे मारा गया और ये कहा गया कि ये को मुस्लिम लीग नून की सियासत के वाली वारिस नहीं है। और फिर नवाज शरीफ साहब को भी कन्विंस किया गया, वो जो परवेज़ रशीद साहब बड़ी मीठी मीठी पतली पतली बातें करते हैं ना, चबा चबा के, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाईजान वेच गए ने तो भाईजान ने तो छोटे नून रिहा करा लेना है। तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमज़ा शहबाज जो आखिरी 5 साल थे शहबाज शरीफ साहब के, उसमें वो बिला शिरकत गैरे पंजाब असम्बली में तमाम मामलात को हैंडल कर रहे थे। तो अरकान असम्बली की जो एक बहुत बड़ी तादाद है वो शहबाज साहब के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। मरीम साहबा मरकज़ में थी, वज़ीर आज़म हाउस में थी, इसलिए उनकी कोई इतनी ज़्यादा उनके साथ PR नहीं थी। तो ये खदशा था कि अगर हमज़ा बाहर आ जाते हैं और वो पंजाब में पॉलिटिक्स करते हैं तो पंजाब असम्बली के अंदर फिर मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब के हाथ में कोई ख़ास चीज़ें नहीं रह जाएंगी। तो ये जो कुछ हुआ सदीक साजिद, ये इसलिए हुआ कि बिल्कुल जो हमज़ा शहबाज को बाहर निकालने की जो कोशिशें थी शहबाज शरीफ साहब की, उनको तारपीडो किया गया। आपके पास क्या इत्तला है? ये बिल्कुल आपने सही सूरत हाल का तज्जिया किया है प्रोग्राम के नाम के साथ ही, और साथ ही साथ ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज इन दोनों का जो आपस में भी जो एक सियासी इख्तलाफ है वो माजी में भी हम देख चुके हैं। वो कि हालांकि मीडिया के सामने जिस तरह की ये तस्वीर बनाते हैं और एक दूसरे से ऐसा दिखाते हैं कोई इख्तलाफ। अच्छा, बात ख़त्म कर लें, मैं आज आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। प्रोड्यूसर साहब वो डाउनलोड कर लें, अगर आपने डाउनलोड नहीं की हुई। वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये 2 भाई हैं, बाप बेटा हैं, बड़ी किसी ठंडे मकाम पर वो वॉक कर रहे हैं, तो वो ज़रा मैं वो भी कहूँगा कि ज़रा इस पर आप कमेंट करें। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आपने बात की है बिल्कुल ये भी दुरुस्त है और आपकी इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, ये तस्वीर देख लें, चल रही है स्क्रीन पर। आप ये पता नहीं 2 भाई हैं, बिल्कुल यंग लग रहे हैं, बड़े इस तरह कोई बीमारी को नजर आ रही है। सभी साहब ऐसा ना क्या करें, देखें कोई बात नहीं, डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि आपने वॉक करनी है, चहलकदमी करनी है बारिश में। वहाँ कुछ लोग कर लें, अच्छी बात है, दिल के लिए तो जरूरी होता है, वो फिर अपने दिल को लुभाने के लिए दिल को लुभा। अच्छा, बहुत बाहर निकलेंगे, मौसम अच्छा होगा, इर्द गिर्द का अच्छा, ये यानी माशाल्लाह इतनी अच्छी सेहत है कि ऐसा लग रहा है कि 2 भाई जा रहे हैं। हाँ, वो तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। मैं तो ये कहता हूं सेहतमंद लगते हैं। और देखें ना वो जो जिस तरह नहीं हो रहा मुझे लगता है 007 वाले हीरो की जो उन्होंने आने की पहनी हुई है मियां साहब ने, तो वो भी आप देखें ना कि वो नहीं जीतता फिर 007 ही है। इस तरह की बातें ना करें, कोई और नाम ले लें फिर। हो सकता है जी, जीतने और हारने की बात नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहे जीतने हारने की, हम किसी के दुश्मन मुखालिफ नहीं। हाँ जी, सियासतदान जिसको लोग वोट देते हैं वो उनका हक होता है कि वो हुकूमत करे। समी साहब ने देखा ना कैसे कमाल महारत के साथ इस इशू को अभी बड़ा संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे थे और तस्वीर की तरफ मोड़ दिया, और इसको उसके साथ अब आप लिंक कर रहे हैं। नहीं देखिए, एक अब हो गया
ये उस्तादी शहबाज दिखाई शरीफ साहब तो आपने- पहले से बीमार थे, कोरोना की वजह से वो अंदर थे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जब गई हैं उधर क्या कहते हैं नैब के ऑफिस के बाहर, तो एक फ़ोन आया है कि जब वो वापस हुई है तो एक फ़ोन आया, वो फ़ोन शहबाज शरीफ साहब का था कि वापस जाओ। अब आप लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो फोन आ रहा था कि वहां से निकलें, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये भी वापस फोन आया है कि वापस जाएं। नहीं आप। नहीं नहीं, जब वो पहली दफा गई हैं। नहीं, ये बात हुई है, बिल्कुल वापस जाएं। ये उस वक्त ये कहा ये जा रहा था कि आप घर वापस आएं, नैब के दफ्तर ना जाएं, ये तो नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि नैब ने पकड़ना नहीं था ना। अगर शहबाज साहब को ये यकीन होता कि मरियम साहबा को नैब पकड़ लेगी तो फिर उन्होंने कहना था कि नैब के ऑफिस जाएं। वो चाहती थी कि उनको पकड़ा जाए, और वो इसी वजह से वो दोबारा जो था उसके चक्कर शक्कर काट के एक मरतबा फिर आ गई। उन्होंने कहा जी मुझे इन्होंने बुलाया, मैंने तो पेश होकर जाना है। तो वो जो आप बात करें ना, शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश थी, उन कोशिशों को नाकाम बनाने में मरियम साहबा का ये जो अभी पिछला एक हुआ है एपिसोड नैब वाला, उसमें उन्होंने वाकई आपकी बात ठीक है किरदार अदा किया। हमजा शहबाज के हवाले से बहुत से दोस्तों के साथ मुलाकातें जिनकी शहबाज साहब से हो रही हैं, और रात में भी और दिन में भी, और जब वो सफ़र करते हैं किसी जगह पे भी, वो देखें लाहौर में भी होती है नामालूम मकामात पर जो मुलाकातें। हाँ, मिनिस्टर्स कॉलोनी में कभी कभी आप उन्हें पता है अच्छा खासा वहाँ पे उसने अपना पैसा लगा कर उस घर को बड़ा ज़बरदस्त बनाया उन्होंने। अपना जो चैम्बर है पार्लियामेंट में उसको भी, और अपना जो ये घर है, तो वहाँ पे वो लोग आते जाते रहते हैं। तो वो कोशिशें तो हो रही थी, लेकिन ये मरियम साहबा ने वो आपकी बात ठीक है, वो आप बेचारे फिर वो पता नहीं कितने रहेंगे। अच्छा, एक तो ये सही बात है, मुलाकातें इन लोगों की हो रही हैं। आज एक और मुलाकात कह रहे हैं, बड़ी अहम मुलाकात रात हुई है जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की एक बड़ी अहम शख्सियत से। पूरा पाकिस्तान उनसे हमेशा मिलने का मुतमन्नी रहता है, ख्वाहिशमंद होता है कि उनसे मेल मुलाकात हो जाए। तो माफ़ी चाहता हूँ, ये फ़ोन जो है इसकी घंटी ऑन रह गई, तो वो ज़रा बताएं ना। वो सुना है कि बड़ी कोई ऐसी वो मुलाकात है जो बड़े दूररस नताइज जिसके होंगे। देखिए वाकई इस किस्म की जो मुलाकातें हैं, जब सियासी सूरत-ए-हाल समी साहब दिन ब दिन तब्दील होती है, और बहुत सी बातें ऐसी भी कही जाती हैं कि ये चला जाएगा, ये आ जाएगा, और उसके साथ साथ फिर सियासी माहौल उसी अंदाज से। तो अगर इस्लामाबाद का मौसम भी जो है वो आपको पता है काफ़ी बेवफा किस्म का मौसम है। जरदारी साहब तो सियासत बीमार की हैं, तरह रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर भी वो इंतज़ार किया उन्होंने। नहीं, वो सोने से पहले उनकी उनकी मुलाकात होगी, और उन्होंने बता दिया गया कि वो आ रहे हैं, तो फिर वो मुलाकात हुई। मुलाकात का वैसे मकसद क्या हो सकता है? ऐसा क्या है इस मुलाकात में? नहीं, इस तरह की मुलाकातें होती तो रहती है, लेकिन दो तीन लोगों से, लगता नहीं है कि आप टीवी स्टेशन पे काम कर रहे हैं। बैक टू बैक जो है वो मुलाकातें होती हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। देखें ना, ये भी बीच में से बैक टू बैक ये होती है। मुझे क्या पता सर, मैं कौन सा टीवी स्टेशन पे काम करती हूं। नहीं, अच्छा बिलावल से भी इस किस्म की मुलाकातें एक दो हो चुकी हैं, तो लेकिन ज़ाहिर है फिर उनके वालिद से मिलना, और इंतज़ार भी किया गया, और फिर अच्छी खासी कोई 1.5-2 घंटा, और फिर खाना शाना भी इकट्ठे खाया गया। तो वो सारी मुलाकात, वो आपकी बात ठीक है कि हम तो का सीजन है, हर मुलाकातों हो रही है, अलायंसेस बन रहे हैं। वो पाकिस्तान में तो हर वक्त ये चीज़ चलती रहती है, और जब ये कोई चीज़। अच्छा, मुझे ज़रा एक चीज़ की वजाहत दे दें आप, क्योंकि मुझे पता है आप मौजूद होते हैं। हमें लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बड़ी उनमें शदीद इस वक्त एक खींचातानी शुरू हो गई, क्योंकि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की अंदरूनी कहानी पीपल्स पार्टी ने लीक की जरदारी साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब पर एतमाद नहीं किया जा सकता, बस अब रास्ते जुदा हो गए। उसके बाद फिर वो एक कमेटी भी कराची की बना दी गई। उसके बाद फिर खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल ने ये वजाहत भी कर दी कि कोई 149 और गवर्नर रूल की बात नहीं हो रही। मुराद अली शाह साहब ने कहा कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही, लेकिन फिर कमेटी बन गई। आज मुराद अली शाह साहब फेडरल कैपिटल में थे, अली जैदी उसमें आ गए, अमीनुल हक उसमें आ गए, और ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची का गालबन तलाश करेगी। मिलजुल कर काम होगा, मोहब्बत से काम होगा, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे सब मिलकर वो काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे बांटेंगे, पूरी एक यानी ईमानदारी से वो सारा काम किया जाएगा। तो ये जो मुलाकात तो ना, अच्छा अब मैं सवाल आपसे, ये तो पहले मैंने जरा उसका वो ग्राउंड बनाया ना, लेकिन वो अर्तुरुल वाला लेकिन नहीं, लेकिन ये आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो 40 अरब रुपए का टीका लगाया कौम को, 48 अरब रुपए का टीका कौम को लगाया, और वो मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर साहब उस अकाउंट कमेटी के सरबराह हैं, और ख्वाजा आसफ साहब भी सर हिलाते रहे, और राजा परवेज़ अशरफ की सारी बातें मान ली उन्होंने। तो ये फिर ये कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और
ये चक्कर देने के लिए किसको चक्कर दे रहे हैं ये बता के कि हम दोनों आपस में लड़े हुए हैं, लेकिन अंदरूने खाना जहां माल बचाने की बात आती है तो ये तो अंदर से बीच में से हवा नहीं गुजर रही भैया। क्या है ये? अच्छा, तफसील जरा बता दें आज। गोया के अलीना ने जो एक सुबह अभी टेलीफोन की राब्ते की बात की, उसकी बिलावल भुट्टो जो जरदारी है उनके तर्जुमान की जानब से उसकी तो तरदीद कर दी कि फ़ोन नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन हुए फजल रहमान के साथ तो 24 घंटों में 2 मरतबा नवाज शरीफ ने बात की और बिलावल भुट्टो के साथ भी की। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ये जो सिलसिले हैं ना मुलाकातों के और टेलीफोनों के, क्योंकि एक बात बड़ी खुल के कही, पीपल्स पार्टी ने एक मैसेज दिया किसको, शहबाज शरीफ को, उनका भाईजान विकेट के दोनों तरफ मत खेलें, आप इधर हैं या उधर हैं। तो खुद पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेल हाँ रही है। देखिए ना, अब वो ये खुद वो खेल रहे हैं तो दूसरों कहते हैं मत खेलें ना, आप। वो कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ, देखें उनकी वहाँ पे हुकूमत है, वो तो खेलेंगे किसके नाम के ऊपर। अटारनी जनरल वाली आपने बात कर दी, फिर वो जो मुलाकात हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, वो मुलाकात भी तो देखिए ना, वो भी फिर इसी तरह की बहुत सी मुलाकातें होंगी। इस तरफ आ जाते हैं। असल में ये इशू था कि जो जब ये ऑडिट एतराज़ात पीपल्स पार्टी के दौर के निपटाए जा रहे थे आज 2013-14 के, तो उस दौरान एक ऑडिट पैरा समी साहब आता है कि 48 अरब रुपए से ज़ायद की ख़रीदारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए की गई और ऑडिट हुकाम ने ये मामला उठाया कि इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब यहाँ पे ये जब ये आ गया मामला, तो ख़ुद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली हिना रबानी खान ने कहा कि इतनी बड़ी अमाउंट है, इस मामले को मुतल्लका फ़ोरम पर भिजवा दिया जाए। अब मुतल्लका फ़ोरम 2 होते हैं, नैब या FIA और PAC, क्योंकि इसको मैं बाकायदगी से कवर भी करता हूँ। PAC में नैब और FIA के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर लेवल के लोग रेफर होता है और उसी वक्त शायद वो पकड़ भी लेते हैं। नहीं सर, पकड़े तो नहीं, इंक्वायरी उनके जिम्मे लगा देते, बात कर लेते हैं। जी बात टाइम दे देते हैं लेबॉर्ट्री में। अच्छा, तो वो वहाँ पे नरबानी खान ने जैसे ही ये बात की तो राजा परवेज अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म है और उनके दौर का खड़े हो गए था, वो मैंने कहा कि शुक्र करें वो वहाँ तो वो ऐसे बैठे हुए तो यकदम ऐसे हुए और उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं, ये पार्लिमानी फोरम है, सबसे बड़ा पार्लिमानी फोरम है एहतसाब का, और उसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी में बैठे हैं। और उसके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हैं और इसमें सेनेट और कौमी असम्बली के लोग शामिल। इससे बड़ा एहतसाब का क्या इदारा, आप किस मुतल्लिका इदारे की बात कर रही हैं। ख्वाजा असद साहब ने फ़ौरन लुकमा दिया, वो हाँ जी ये को वैसे भी तो करप्शन का कोई केस नहीं है, ये तो बेकायदगी है, बेकायदगी और ये अच्छा सुनिए। और फिर राणा साहब जो आपने नाम लिया, राणा तनवीर साहब, उन्होंने कहा जी इसमें कोई करप्शन शप्शन जो है वो साबित नहीं हुई और कहा आइंदा आपने एहतियात बरतनी है और 48 अरब रुपए का ये ऑडिट पैरा 2 मिनट में निपटा दिया गया। अब ये कौमी असम्बली से इसकी जब रिपोर्ट पेश होगी तो ये बजट बुक का हिस्सा बन जाएगा। ये जा वो जा 48 अरब किसके पेट में गए, राजा साहब भी पाक साफ हो गए और क्रेडिट भी मिल गया। अब बेसिकली राणा तनवीर साहब ने कहा कि आइंदा एहतियात से काम करना है, ये इस तरह के पैरे नहीं बनाने। हाँ जी, खरीदारी करें, बेकायदगी भले हो लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं उसकी होनी चाहिए। तो उनका मकसद तो ये था ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये अब मुझे जरा ये बता दें कि फिर बेवकूफ़ दोनों पार्टियां किसको बना रही? अवाम को, सिर्फ अवाम को या किसी और को भी? नहीं सर, वो नहीं बेवकूफ़ बनते, सब पता होता है, सब पता होता है, ऐसी बात नहीं है। और वो बेवकूफ़ बनते भी नहीं हैं। और जब उनको पता चल जाता है ना, वो कल जो आपने बात की थी बैरिस्टर सैफ वाली तकरीर का हवाला दिया था, मरूसी सियासत, मरूसी जमहूरियत, ये सारे भी तो उसी के इर्द गिर्द दोनों पार्टियां कैसे बना रही है, तीसरी पार्टी भी तो बना रही है ना। अगर वो वहाँ पे सिंध के साथ सारी चीज़ें सेट कर लेती है तो फिर तीसरी पार्टी भी तो लोगों को बेवकूफ़ ही बना रही है, मेरा ख्याल है। जो इमरान खान साहब ने कल कहा भी कि भाई हम देंगे उनको, हम पैसे भी देंगे, डेवलपमेंट के उधर प्रोजेक्ट भी होंगे, सिंध में जो है गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती उनके बगैर। उन्होंने कहा मैंने 35% सिंध को दिया है, तो बस इसका मतलब अच्छा, मुझे सदीक साजिद एक और बात अभी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की ये बात हुई है और उसमें उनका कल का जो एक इंटरव्यू है, जो अभी तक उनकी जो गुफ्तगू है, 2-3 बातें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वज़ीर आला साहब के हवाले से कि वो मुकम्मल उनके बारे में तहकीकात हैं और वो शायद इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस्तेमाल भी करते हैं इस हवाले से जब भी कोई शिकायत मिलती है फैक्ट्स को वेरीफाई करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो केस ही एक्साइज एंड टैक्सेशन का बनता था और वो नैब के वो जो वज़ीर आला साहब हैं उनको बुला लेना और फिर उनसे उनकी पिछली जायदादों के बारे में पूछना। कोई इमरान साहब इससे, कोई वज़ीर आज़म साहब इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब ने कोई गलत काम किया है
उन्होंने कहा कि उनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो अपने आप को मीडिया पे डिफेंड नहीं करते और लोग उनके पीछे पड़ गए, लेकिन उस्मान बुज़दार एक ईमानदार आदमी है और मैं उसके साथ हूँ। तो वो जो यार लोग जो बातें उड़ा रहे थे खत्म। समी साहब, हम हुकूमत पे भी तनकीद करते हैं जहाँ पे, लेकिन इस मामले, इस केस के मामले में वाकई उस्मान बुज़दार के साथ नैब ने ज़्यादती की है और सीधा मैं कहूँगा कि नैब ने इख्तियारात से भी तजावज़ किया है। ये केस वाकई ही एक्साइज का बनता था। अब मुझे एक बात बताएं, क्या वज़ीर आला ऑर्डर करेगा इसको शराब का लाइसेंस दे दो और इसका और वो इस केस में तो वज़ीर आला का ऑर्डर भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, साइन भी नहीं, साइन भी नहीं है, किसी तरह भी नहीं है। वो एक बंदा, वो जो राहील साहब है, उनके वो साफ कहा, अब वो ऑफिसर जिस दिन कोई रिटायर हो वो जाके ये कहे कि जी मैं वादा माफ करने के लिए तैयार हूं, तो वो आप उसको बना। अच्छा, फिर देखिए ये जुल्म है, ये इंतहा का जुल्म है कि आप उनको बुलाते हैं शराब के केस में और आप सवालनामा थमा देते हैं, जी आपने इलेक्शन कितने लड़े, आपके असासे कितने हैं, आप कितनी मरतबा जीते हैं, आपने इतने दौरे बैरून मुल्क गया 2 दफ़ा, इमरान खान की इजाज़त से बेचारा गया, यानी कि आप भी कह रहे हैं बैरून मुल्क गया। ये कपड़ों के सूट आपने, किसी और में कपड़ों के सूट हैं वो आपने कितने लिए हैं, कितने रंग के हैं, वेस्ट कोटे कितने रंग के, इस तरह के सवाल। इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ ना कि बुलाते किसी और नहीं। वो मैं समी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ ना, वो बताए ना जरा थोड़ा सा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप रोशनी डालें। देखें, शहबाज शरीफ और उस बुज़दार के मामलात में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि वो दोनों जो केसेस हैं ना, नहीं आप फैक्ट्स को ज़रा देखें। मैं तो सिंपल इस केस की बात नहीं, मैं आपको पहले मैं इनका वो करके तो फिर, क्योंकि इनका सवाल बड़ा लेजिटिमेट है कि वाकई अगर आप एक काम उस्मान बुज़दार के साथ करते हैं और उसको गलत कहा जाए, तो अगर आपने शहबाज शरीफ साहब के साथ वही काम किया तो वो भी गलत होगा, उसको तो सही नहीं आप कह सकते। लेकिन इसमें फ़र्क है। शहबाज शरीफ साहब को जिस केस में बुलाया गया था, नैब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जिस केस में उनको पकड़ा गया वो भी नैब के पास अंडर इन्वेस्टिगेशन था। ये नहीं था कि वो कोई नया केस था और इससे पहले उनको पता नहीं था। उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया गया शराब केस में और उसके बाद उनको एसेट्स के हवाले से सवालनामा थमा दिया गया। फिर हुआ ये, उन्होंने उसका ये जवाब दिया कि मैं तो इस मामले में तैयार होकर नहीं आया, तो मुझे आप टाइम दे दें। वो खबर जो है नैब के ज़राए ने लीक की। देखें, इसमें मैं आपको बताऊं, नैब ने वो खबर लीक की पूरे मीडिया को, और इस तरह से लीक की कि उस्मान बुज़दार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। वो बार बार कहते रहे कि मुझे टाइम चाहिए। भाई, आपने तो उनको बुलाया शराब के लाइसेंस के केस में और आके आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं आपकी जायदाद कितनी है, आपने ट्रैवल कितने किए। उन्होंने फिर कहा मुझे आप टाइम दे दें, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, बड़ी ये मैं आपको मेरी अपनी मुलाकात हुई उस्मान बुज़दार से कल। वो इधर जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि आप इसका थोड़ा सा डबल डेकर का वो इफ्तिताह था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछी ये बात कि बुज़दार साहब आपने बड़े एसेट्स बना लिए हैं, बड़ी तफसील। तो उस्मान बुज़दार ने मुझे ये कहा कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये आप कंप्यूटर पे दबाएं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके, तो मेरी बीवी बच्चों की मेरी सारी प्रॉपर्टी वो आ जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी इलेक्शन लड़ते वक्त थी और जो प्रॉपर्टी अब है उसमें कमी हुई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ किसी तरह का। और जो बात यानी मैं और अच्छा असल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही ना, आज भी जो बात कही कल जो उन्होंने, कि उस्मान बुज़दार अपने मौक़िफ़ का यानी बताते नहीं, मीडिया से ज़रा दूर रहते हैं। आपको याद होगा कि कामरान खान साहब ने भी एक बड़ा मैंने वो इस पर इंटरव्यू करना था और वो टाइम पे चले गए और दौड़ गए, गायब हो गया। ये इस किस्म की बात। मेरे ये सवाल थे, मैंने उनसे कहा उस्मान बुज़दार साहब से, मैंने कहा इंटरव्यू, उन्होंने कहा भाई आप जब मर्जी इंटरव्यू ले लें। मैं बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो ये बात सही है कि मैं माजी में मैं अपने काम पे तवज्जो देता था, मीडिया से ज़रा मैं थोड़ा सा, क्योंकि सवाल इस किस्म के होते हैं, पॉइंटेड सवाल, फिर उनका हिस्सा निकाल के उसको पूरे कैंपेन बना दी जाती है। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा अब मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है, मैं मीडिया के सामने आऊँगा। हर चीज़ मीडिया जो है वो मेरे भाई है, मेरा मीडिया जो है मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको करना भी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं पूरा, इसके अलावा मैं आपको, उन्होंने बड़ा उनका एक एम्बिशियस प्लान है। उन्होंने कहा मैं बतौर वज़ीर आला ये समझता हूँ कि ये जो ज़िलई जो प्रेस क्लब्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर पे जो प्रेस क्लब हैं, जो हमारे देही इलाकों के नुमाइंदे हैं, उनको वो इज्जत और मकाम मिलना चाहिए जो शहरों के जर्नलिस्टों के पास है। एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है उनका, जिसका वो ज़ाहिर है
मुझे कोई उनकी खैर उसकी सर, तफसील सारे का केस के नहीं ऊपर पता। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो पता चल जाएगा बिल्ला है या बिल्ली है या क्या है या प्रॉपर्टी ऐसे भी थैले से बाहर आ जाएंगे। तो अभी आने फिर जान वो खोल आप होने उनसे दें, वो पूछे सवालों ना के जवाब तो जो आने उन दें। पे इल्ज़ाम है, जो उन पे इल्ज़ाम नहीं है वो क्यों पूछ रहे हैं आप? सर कोई रीजन नहीं होगा ना पूछने का, ऐसे तो नहीं पूछा होगा कोई- उन्होंने। वो उसके तो- पास वो नैब तो बता नैब रहे आपको हैं। लगता है नैब ऐसे पूछ लेती नहीं है? तो नैब के पास क्या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का एड्रेस नहीं है? सर वहाँ पे उनके हो सकता साथियों है के उनके पास बारे में मजीद पता आई हो, वो इन 2 सालों के बारे में बात नहीं कर नहीं, रहे वो हैं जो इन 2 सालों में उस्मान चीज़ें की बुज़दार गई इससे हैं। नहीं घबरा रहे। वो उन मैंने क्योंकि अच्छा एक और बॉडी क्या लैंग्वेज नैब भी पूछ होती नहीं है सकता शिकायत आने पे? एक नहीं, बॉडी शिकायत नहीं आई, शिकायत आई नहीं, फिर क्या है? नहीं कोई शिकायत नहीं मेरे आई को इस तो ये मामले बताया की गया शिकायत शिकायत आई। नहीं, इस असास 6 महीने के बाद उन्होंने उन्होंने 6 महीने के बाद वो ये खैर ये ये तो कहानी एक्साइज शराब वाली और आई ये थी जो ना शराब का शिकायत। लाइसेंस भी है ना, उसकी बात कर रही ये हूँ, वज़ीर आला के ऑर्डर से नहीं मिला। प्रॉपर्टीज की बात। हाँ नहीं उसका ऑर्डर से उनके किसी ऑर्डर से जगह नहीं पे मिला। साइन नहीं है, साइन किसी नहीं जगह है पे किसी साइन का। नहीं है, लेकिन उसका ये चले काम भी नहीं है। अब वो अपने आप को डिफेंड करेंगे और फिर ठीक है, अदालतें ठीक है। मौजूद है, सिस्टम बिल्कुल है, ऐसे। उसमें वो कर लें। और इसमें एक थोड़ी सी मैं इजाफा करता जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक फ़ोन भी किया एक अहम शख्सियत को इस हवाले से, और उन्होंने कहा कि ये उस्मान बुज़दार के साथ आपने ज़्यादती की है। आगे से जो जवाब मिला वो मैं आपको फिर क्या बताऊँ, ठीक हो गया। अच्छा अब जी इंक्वायरी होने ये जो सियासत और जिस पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, मौलाना फजलुर रहमान अपना एक रोल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब से अब वो कहते हैं कि मैं बहुत करीब आ गया हूँ। कितने करीब आ गए होंगे नवाज़ शरीफ से? नहीं नवाज शरीफ के करीब आ गए हैं किसी और के करीब आ गए? नहीं वो कह रहे हैं मैं नवाज़ शरीफ के बहुत करीब आ गया हूँ और वो जो गलत फहमियाँ थी वो दूर होती जा रही हैं। नहीं आप देखें मौलाना कल भी हमने बात की ना कि मौलाना भी अब कोई सियासी मैदान सियासी पिच ढूंढ रहे हैं। अब वो जो मेरी इतलात हैं कि उनकी ये कोशिश है और उन्होंने एक अब जो सूबाई और ज़िले अमीर हैं उनको एक भेज भी दिया है एक आर्डर किस्म का कि आप अक्टूबर नवंबर में एक मरतबा फिर जो है वो धरने के लिए तैयार रहें, और इस मरतबा हमने धरना जो है वो डी चौक में देना है और वो उस वक्त तक देना है जब तक ये हुकूमत जो है वो ख़त्म ना हो जाए। इसकी तैयारियाँ जो है वो आप शुरू कर दें। अब ज़ाहिर है पंजाब में हम जो मर्ज़ी कर लें, जितनी भी इस वक्त है वो नून लीग की जो सपोर्ट है, जो पिछले दिनों सर्वे भी आए वो PTI से तो बेहतर हो रही है सूरत हाल उनकी, और अब उनको अफरादी को वो तो चाहिए ना जी। मदरारस के तलबा आप लेकर आएंगे वो तो फिर सीधा सीधा हो जाएगा ना जी, आप उनको लेकर आ गए हैं और यहाँ पे आके आपने उनको बिठा दिया। ठीक हो गया, चले तो जी वो बना लें। अब करीब इस वजह से भी आ रहे हैं ना कि अब फौजर रहमान साहब को भी तो कोई ना कोई तो जगह ढूंढने देना सर बैठने की। नहीं नहीं बिल्कुल ढूंढे जी, बहुत जी, अच्छा वो पूरा। किसी और तरफ जाना चाह रहे थे, वो उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। एक और ख़बर है जिसका पाकिस्तान की सियासत पर आगे जाके बड़ा गहरा असर होगा। ठीक वो ख़बर ये है कि जो UAE उसका दौरा किया है मोसाद, जो इजरायली इंटेलिजेंस है, उसके चीफ यासी कोहन, और बड़ी उसमें जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने आके सबसे पहले जो बात उनसे की है इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की है, टेररिज्म के ख़िलाफ़, और उसमें बात उन्होंने की है टेरर फाइनेंसिंग की। उसमें उनका ये कहना है कि जो इसराइल का सबसे बड़ा कंसर्न है वो टेरर फाइनेंसिंग है, कि ये जो दहशत गर्दों के ग्रुप हैं उनको पैसे कौन देता है। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो वेल्थी लोग हैं उनकी तफसीलात ली जाए। तो ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जिन लोगों की बारे की तफसीलात का पूछा गया है, मुख्तलिफ फेजेज़ में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। पहली फ़ेज़ में और भी ममालिक के लोग हैं, पाकिस्तान सर फहरिस्त है। अच्छा ये तो पाकिस्तान आप के एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कौन से जो बिजनेसमैन हैं, कौन से बड़े बड़े एग्जेक्टिव के लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से जजेस हैं, सियासतदान हैं, चलिए, पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं चाहूँगी कि आप पूरी तफसील से इस ये पे बहुत बात बड़ी करें, खबर दे रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम में और वक्त हमारे एक छोटी सी लिए- ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस आती तफसील से बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, कोई ब्रेकिंग थी जिस पे आप जिसका जिक्र कर रहे थे? हाँ जी, और उसमें जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जो वेल्थ है उसको ख़ास तौर पर वो उसकी तफसीलात जानना चाहते हैं। आपको पता है बड़े बड़े जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने वहाँ पे अपनी वेल्थ पार की है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं सबके उनमें से अक्सरियत के पास वहाँ का अकामा है, अकाउंट्स उनके खुले हुए हैं, और इसी तरह और भी बहुत सारे इदारों के लोग हैं। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो दे आर वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, और इस पर उन्होंने पूरी नज़र रखी हुई, क्योंकि इसका मकसद क्या है, क्यों वो हासिल कर रहे हैं। ये सवाल मैंने भी किया। जवाब उसका ये था कि
जब किसी आदमी की जो बहुत अहम ओहदे पर फाइज हो, उसके पास वेल्थ ऐसी हो जिसके वो सोर्स ना बता सक रहा हो, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि उसे ये कह दिया जाए कि ये सारी डिटेल मीडिया में आ जाएगी, या वो इदारे जो अकाउंटेबिलिटी को हैंडल कर रहे हैं उन तक नामालूम सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो आप पकड़े जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कोई पॉलिटिशियन है, बड़ा सफ़ेद पोश है, कोई जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई डिप्लोमेट है, किसी इदारे का आदमी है, तो उसको ब्लैकमेल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के नाम पर, उसको इसराइली जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, जो गवर्नमेंट है, उसको टेम करने के लिए, अपने हक़ में उनको दबाव डालने के लिए, उनको शटर करने के लिए, ज़हनी तौर पर उनको शदीद तरीके से मुतासर करने के लिए, इस मुल्क में क्यास क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जो पहली जो इन्फॉर्मेशन आई है वो अब आगे जाके क्या होता है, किस तरीके से, तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इसमें सर मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी हाल ही में हमने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसमें हमने तरमीम की, और उसमें तो ऑलरेडी ये चीज़ हमने शामिल कर ली कि ये जो आप टेरर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं उसमें जो चीज़ शामिल है, तो क्या ये जब हमने उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, हम पहले ही पाबंद हो चुके हैं इस कानून के पास होने के बाद, तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद ये इनका इसराइल का इस तरह से या यूएई से इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगना वो ज़्यादा इससे होगा? उसमें देखें ना, उसमें एक फ़र्क है। एक तो वो बात है कि जो अभी करंटली लोग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसकी 13-14 प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो अपनी उस प्रॉपर्टी में जो उसने बनाई है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इससे पहले लोग जो पैसे भेजते थे वो कारोबार हुंडी के ज़रिए होता था। बिल्कुल, लोग जाते थे सूट केसेस में पैसे, आपको पता है एयान अली का क्या केस था, वो किसी ना किसी के तो पैसे थे ना जो बाहर जा रहे थे, उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही होगी। अब अगर वो कोई बड़ा साहिब हैसियत और कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, या बड़ा ब्यूरोक्रेट है, या आला अदलिया का कोई जज है, या फ़ौज का कोई अफसर है सपोज करें, तो उसकी जो वेल्थ है अगर इस तरह की, वहाँ पर उसने कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है और वो किसी अहम पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो उसको ये कहना कि तुम या तो हमारी मर्जी से काम करोगे, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये हमें दे दोगे, वगरना तुम्हारी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि पिछले 20 साल में तुमने जो माल बनाया और यहाँ पे रखा है मुख्तलिफ नामों से, बेनामी भी है तुम्हारी ये, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम दे देंगे, तो वो क्या उस आदमी को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकेगा कुछ भी करवाने के लिए? अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये बात मुझे नैब के एक बहुत, मैं मतलब जो टॉप के 3 लोग हैं उनमें से एक शख्स ने ये बताई कि हम बेनज़ीर कि हम नवाज शरीफ साहब और ये नून लीग के जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है वो उनके असासों की छानबीन कर रहा था, उनके अकाउंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ। एक्सीडेंटली एक अकाउंट डिस्कवर हुआ जो इसहाक डार साहब का था, मुबैना तौर पर एलिजिडली, और उसमें $1 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट थी। अब ये एक्सीडेंटली वो किसी और चीज को ढूंढ रहे थे एक अकाउंट में, एक अकाउंट में। अच्छा, अब ये मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये मुबैना तौर पर ये एक उन्होंने क्लेम किया। अब जनाब बात ये है कि अगर, अच्छा फिर उन्होंने मुझे बताया कि जिस कंपनी ने, क्योंकि कंपनी हायर की गई थी, उन्होंने बताया कि एक अकाउंट है जिसमें इतने पैसे हैं और ये फ़लाँ शख्स का है। तो जब हमने कहा कि हमें उसके वेयर अबाउट्स दो, तो अभी हमारी उनके साथ निगोसिएशन हो रही है, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं जी इसका 25% आप हमें देंगे। वो कंपनी ये कह रही है क्योंकि हमने आपको ये डिस्कवर करके दिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि जी 25% अगर आप लेंगे तो करोड़ में से $25 लाख तो आप ले गए, तो आप थोड़ी, यानी हम उनसे निगोशिएट कर रहे हैं। ये बात 1.5-2 महीने पहली है। अब मुझे नहीं पता वो निगोशिएट हुआ, वो अकाउंट उसकी डिटेल्स मिल गई, नैब कितना उनको देने के लिए आमादा हुई, मुझे इस बात का नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इस तरह कई लोग होंगे, बड़ी अहम पोजीशंस पर होंगे, उन्होंने माजी में अगर कुछ किया होगा, नहीं भी किया होगा, अब नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त ना टैक्स देने का रिवाज था, और यहाँ पे हर 3 साल के बाद एक टैक्स एमनेस्टी आ जाती है। अच्छा, जो लोग बाहर चले गए वो ये सोचते ही नहीं थे, प्रॉपर्टीज वहां पे बाहर हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं,
कोई किसी तरह की तो बड़ी कहानी नहीं खतरनाक होती बात है, थी। यानी कि बाहर से बैठे हुए लोग और बाहर की बैठी हुई लॉबीज जो हैं वो पाकिस्तान में कुछ भी करवा सकते हैं किसी से भी। अब ये तो इससे नेशनल आप देखें। सिक्योरिटी और कुछ भी हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट भी जा सकती है। अब ये एक पॉसिबिलिटी बन गई तो ना। थ्रेट कर रहे हैं आप। आपको मैं बैठ एक इसमें एक और खबर का हवाला भी दे दूँ। 89 में जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था कि एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो अमेरिका से एक इस अकाउंट में पाकिस्तान में आई थी, और मुबैना तौर पर जो पैसे भेजे गए थे वो शेख सईद साहब ने भेजे थे, जो आपको पता है नवाज शरीफ साहब के वहाँ पर बड़े करीबी अजीज़ थे। ठीक है, अच्छा, उनको वो पैसे आए और वो पैसे दूसरे दिन उस अकाउंट से सिंध में ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी उसको डिस्टेबलाइज करना था उस वक्त। अच्छा, अब ये कहा गया था, तब ये एलेज किया गया था कि ये पैसे जो हैं किसी ने कहा कि ये असामा बिन लादेन ने दिए हैं, किसी ने कहा कि किसी और ने दिए हैं, लेकिन उसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए बीबी खुद भी कहती रही इसके बारे इसमें बारे में कहते। अच्छा, आप देखें ये जो शेख सईद साहब थे, पता नहीं शायद अभी भी हयात हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी, हमेशा नजर आते थे नवाज शरीफ साहब के साथ। वो जब भी अमेरिका जाते थे तो लाइन में सबसे पहले जो लोग उनको रिसीव करते थे वो शेख सईद साहब होते थे। शेख सईद साहब के बारे में ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि 80s में शायद उन पर कोई एक इल्ज़ाम लगा था किसी हवाले से ड्रग ट्रैफिकिंग का जी अमेरिका में। शायद वो बाद में उससे निकल आए थे, वो ये नहीं साबित नहीं हो सका होगा, क्योंकि अगर साबित हुआ होता तो वो वहाँ पर इतना लेजिटिमेट बिजनेस ना कर पाते, बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो ये पाकिस्तान में ये कहा गया कि क्योंकि उस वक्त वो उनकी इंडाइटमेंट थी, माजी में रही थी, कि ये पैसे जो हैं ये इलीगल मनी है और ये पाकिस्तान में एक लीगल लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए सेंड की गई है। अब ये पैसा जो है ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनको वो बहुत अजीज होता है, तो उस पैसे के जाने के खौफ से आदमी कुछ भी कर सकता है, जो उन्होंने अपने मुस्तकबिल को सेव करने के लिए सब कुछ बनाया। जी जी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, यानी ये माजी में होता रहा है, पैसा और ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट्स को हटाने बनाने के लिए इस्तेमाल होती रही। ठीक कह रहे हैं। तो अभी भी ये जो इजरायली जो मांग रहे हैं, देखें क्या इसराइल की पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम, न्यूक्स। इसराइल का ईरान से क्या इशू है, न्यूक्स। बाकी जो सारे जो ममालिक हैं अरब के वो सारे के सारे उनसे मिलने जुलने के लिए तैयार है। अगरचे आज सऊदी अरब ने जो स्टेटमेंट जारी की है, यूएई ने जो उनको रिकग्नाइज किया है, उस पर उन्होंने कहा है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हम उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे जब तक इसराइल जो है 1967 की पुरानी लाइंस पर नहीं चला जाता। और जो दो नेशन जो दो स्टेट जो थ्योरी है, अगर फ़लस्तीनियों के लिए पूरे हकूक़ नहीं मिलते, उनकी अलहदा रियासत कायम नहीं की जाती, 1967 की सरहदों पर इसराइल वापस नहीं चला जाता, हम उनके साथ कुछ मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन इसराइल ने पब्लिक डिप्लोमेसी सऊदी अरब के साथ तो चल रही है। जी बिल्कुल चल रही है। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान नॉन स्टॉप फ्लाइट्स भी चल रही हैं। और वो जो शहजादा फैसल हैं वो एक पब्लिक एम्बेसडर भी हैं सऊदी अरब के इसराइल के लिए। ठीक है, सब कुछ वो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो ना दिखाने के दांत और खाने के दांत और वाला काम हो रहा है। फिर आज की स्टेटमेंट माजरत के साथ मैं चाहूंगी आप इस पे कमेंट जरूर करें, लेकिन मुझे ब्रेक लेने की मजबूरी थी। अच्छा जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं तो फिर सदीक साजिद साहब इस हवाले से बताते हैं कि उनके क्या ख्याल आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब सवाल कर रहे थे आपसे। देखें, एक तरफ तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ इस मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हमें लड़ाई करती गवर्नमेंट नज़र आती है। शुगर आप देखें कि ये कहा गया कि शुगर माफिया, और प्राइम मिनिस्टर ने ये इंकशाफ किया कि जो तहकीकाती टीम के सरबराह थे वाजिद ज़िया, उनको थ्रेटिंग इन्होंने लेटर लिखे। इवन बहुत सारे लोग तो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने शायद प्राइम मिनिस्टर को भी थ्रेट किया। जी ऐसा ही है कि अप्रोच किया गया उनको कि हम इस तरह से कर देंगे। लेकिन अब आप देखें 2018 में जो चीनी बिक रही थी 55 या 58 रुपीज़, अब वो 110 रुपये। नून लीग दावा करते जी 52 रुपीज़ थी 2018। चलें 52 नहीं होगी, 58 होगी यार, 58। लेकिन आप देखें इतना उस माफिया ने
थ्रेट करने के बावजूद ये सब कुछ कर दिया। और दूसरी तरफ देखें, हमने कल भी कहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने वो जो कमीशन था उसको इलीगल करार दे दिया और ये कहा कि जी जाएं इदारे जो है ना वो FIA, FBR और एक और इदारा SEC वो अपने तौर पर इसका करें फैसला। अच्छा, अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब ये तो बिल्कुल जायज़ है कमीशन। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको ठीक कह रही है, सिंध हाई कोर्ट उसको इलीगल करार दे रही है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस के आगा उस बेंच में हैं, उसको शायद वो लीड भी कर रहे हैं, जिसने ये कहा है कि जनाब ये सब ख़त्म है। उनके अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 3 हफ्ते दिए थे, कुछ टाइम दिया था कि आप इसको निपटा लें। तो ये आप इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होता है सदीक साजिद कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कल भी सर हमने बात की थी ना, ये एक माफिया तो नहीं है। खुद वज़ीर-ए-आज़म आपका कह रहा है कि मुझे बड़े बड़े माफियाज का सामना है और इन 2 सालों के दौरान उन्होंने जिन मसाइल का सामना किया, ये तो अब खुद कहना शुरू हो गया। और एक उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात ये भी की, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया, ये माफियाज ये भी तो एक माफिया ही होगा ना। उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया नवाज शरीफ बड़ा बीमार है और उनको बाहर जाने का बहुत। ज़रा ये तस्वीर दोबारा चला दें 2 भाइयों की, भाई है ना कि बाप बेटा है? बाप बेटा है, वैसे लगते नहीं है माशाल्लाह, इतनी अच्छी सेहत है। चला दें जी जरा तस्वीर ये प्लीज। तो अब वो कहा मुझे कहा गया और फिर रिपोर्ट्स अभी आप मुस्कुरा रही हैं। नहीं मैं ये देखा यास्मीन राशिद खुद गई। ये तस्वीर आप तस्वीर तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे हैंडसम लग रहे हैं नवाज शरीफ। हम लोग कहते हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और ये तस्वीर अब अच्छा अब ये कहा जा रहा है कि ये अभी रिसेंट है तस्वीर जो है, ये वैसे आज ही आई है, आई आज है, लेकिन खींची कब गई ये पता नहीं है। और हसन के साथ वो बड़ी हसन से उनको प्यार ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, अपने बेटे हसन से आपको पता है जब वो बीमार था तो उसको वो लेके वो उसके लिए वो आए लंदन और अमेरिका का इलाज भी सोचा, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा उनको हुसैन औलाद सारी प्यारी होती है, मरियम पे तो जान छिड़कते हैं, लेकिन हसन से भी उनका बहुत ज्यादा प्यार है। तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि यास्मीन राशिद गई, उन्होंने भी कहा कि मियाँ साहब की रिपोर्ट्स ऐसी हैं। इवन के वो आजकल जो मामले खसूसी हैं डॉक्टर फैसल शौकत खानम वाले, वो गए मियाँ साहब को देखने, उन्होंने कहा रिपोर्ट्स ठीक हैं, वो प्लेटलेट्स वहाँ पर जो कंप्यूटर, तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये भी गायब है सर, और वो जो रिपोर्ट्स थी उनका रिकॉर्ड भी गायब है। तो फिर ये नाम मालूम अफराद कौन थे? सर ये माफियाज हैं, ये भी इसी का हिस्सा है ना। अब आपने 58 की बात की, आज होगी 110 रुपये, वो इसका मतलब है वो माफिया ज़्यादा ताकतवर है। आप सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, आप ये IPPs वाला देख लें। यार मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं जब बात कर रहा था ना तो मुझे हमारे साबिक MP हैं शोरकोट से, मेरा ताल्लुक शोरकोट से है, बड़ा छोटा सा इलाका है, बड़े मोहब्बती लोग हैं मैं आपको बताऊँ। लेकिन जब आप ज़िला जंग में जाते हैं ना, अगर आपकी आंखें बंद हो, आप सड़क पे ट्रैवल कर रहे हो, तो अचानक आपको पता लग जाता है कि आप जंग में आ गए, क्योंकि वो जो सड़कें जो है ना वो हैं नहीं है। सड़क का एक नाम आप यूं ढूंढते हैं, अच्छा यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, खड्डे बिल्कुल बर्बाद। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक गर्ल्स कॉलेज है शोरकोट कैंट, 2 शोरकोट हैं, एक शोरकोट सिटी और एक शोरकोट कैंट। कैंट इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे एयर बेस है, वो वहाँ पे थोड़ी सी ज़रा चीज़ें डिसिप्लिन है, कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर है वो सब कुछ। वो लड़कियों का कॉलेज है भाईजान। जी सर। पीने का पानी नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, हमारी नौजवान बच्चियां वहाँ पर पढ़ती हैं और डेवलपमेंट के नाम का कोई पैसा नहीं है वहाँ पे। और ये माफिया जो हैं, रियासत कमज़ोर हो गई है, ये लोग पाकिस्तान की दौलत को लूट लूट कर ये अमीर हो गए हैं। ये शुगर वाले अमीर हैं, ये फ्लोर मिलों वाले अमीर हैं, बिल्कुल ये लोन वाले अमीर हैं जिन्होंने कर्जे लिए हैं। लेकिन जब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी हाँ मुझे अफसोस तो बहुत है, लेकिन वो भी गिल्टी नहीं है, लेट्स सी कि क्या आती है रिपोर्टर क्या नहीं आती है। एक मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने वो कोर्ट्स का हवाला दिया तो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी आप सारे मामले। जी बड़ा मैं बहुत जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट फेवरेट है मेरा। तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें एक इशू ये भी आया कि ये जो FPR है इनके जो तहत है वो 7 टैक्स ट्रिब्यूनल हैं, उसमें जज तैनात नहीं है और उसकी वजह से ये ट्रिब्यूनल पड़े हैं बंद और इनमें अरबों रुपए की रिकवरी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं और इन मुकदमात में टैक्स कमिश्नर और हाई कोर्ट वगैरह ने हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है और गुज़श्ता 5 साल से जारी कर रखा है। अब मैं वही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, टैक्स कमिश्नर ने भी कर दिया, हाई कोर्ट्स ने भी कर दिया और वो फिर जज भी नहीं लगाए गए,
अब इस हवाले से आप उन्होंने कहा जी अटार्नी जनरल को हम लेटर लिखेंगे, आज पीएससी ने बोला, और सेक्रेटरी कानून इंसाफ को भी हम खत लिखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सर ये भी तो चीज़ें देखने की, अरबों रुपए की भाई आपने जो बात कही है ना, ये सबसे बड़ा इशू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में बेंच ये फैसला कर चुका है, इत्तेसाब अदालतों के लिए वो कह रहे हैं कि 120 जजेस को आप बनाएं, इसलिए कि एक तो जजेस नहीं है, दूसरा प्रोसिक्यूशन वीक है। प्रोसिक्यूशन इसलिए वीक है कि जो मुल्ज़म है वो अपने लिए बड़े से बड़ा वकील कर लेता है, उसके जवाब में हुकूमत के पास तो वो पैसे नहीं है। हुकूमत के पास अब आप क्या है, हुकूमत के पास तो वो सिफारशी भर्ती किए हुए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है। वो एक अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो आपने पंजाब में जो सैकड़ों लोग भर्ती किए हैं ना, उनको अपना नाम लिखना नहीं आता। LLB की डिग्री है उनके पास, आप सही कह रहे हैं, उनका अच्छा वो उन्होंने क्या प्रोसिक्यूट करना है। माजी में जब मुस्लिम लीग नून वाले थे तो आप देख लें वो बिल्कुल आते थे, थप्पड़े मारते थे पुलिस वालों को, उनका एक अपना काम था, वो अपना काम करते थे। पीपल्स पार्टी वालों की अपनी क्राइटेरिया, तो कोई टैलेंटेड आदमी, मेरिट पे आदमी कोई भर्ती नहीं हुआ, इसलिए प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है। अच्छा आप वकीलों के बारे में ये भी मैं भी बात कर रहा हूँ ना, कल मैं अदालत में जाऊंगा तो वो बहुत सारे वकील आके, बहुत सारे तो अच्छे हैं, कई यूँ घूरेंगे, अच्छा तुम गल कर रहे सी कल जब आपने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला किया, वहां पे लोगों को मारा, और उसके बाद इतनी बेशर्मी से मैं कहता हूं कि यहां पर अदालतों की सुपरविजन में उनका राजीनामा कराया गया। वो कत्ल जो थे उनका वो कहां गए, वो सब वो यानी कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई अल्लाह के आगे जवाबदेह है, किसी को खुदा का खौफ है। ये जत्थे और ग्रुप जो हैं ये अपनी ताकत के बलबूते पर मारते हैं लोगों को। सर क्या ये माफियाज नहीं है? माफिया ही है ये, माफिया नहीं तो और क्या है, हम माफी हैं, उनसे माफी मांगते हैं, ये माफिया है भाई। तो भाई गरीब आदमी का कौन पुरसान हाल है? कोई भी नहीं है। गरीब आदमी पागल होकर अपने बच्चों को मार रहा है, भूख से मर रहा है। लेकिन जिनके पास दौलत है, तस्वीर माशाल्लाह कितनी प्यारी तस्वीर है, खूबसूरत अम्ब्रेला के नीचे, मौसम अच्छी, बारिश, पक्की फुटपाथ, जैकेट्स पहने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे ही ऐसे हैं। कभी बिलावल की टोरें देख लें, तरीके, अभी जहांगीर तरीन साहब की कोई तस्वीर मंगा के देख लें विलायत में, क्या करते थे। वो उनकी मैं पिछले दिनों आई, वो इतना बड़ा महल है वहाँ पे यार उनका लंदन में। तो ये अब ये जो दौलत है ना, इस दौलत की बुनियाद पर ये ब्लैकमेल होंगे आने वाले वक्तों में, मैं आपको बताऊं, और पाकिस्तान और मजीद होंगे, अब दुश्मन के हाथों होंगे। ब्लैकमेल होना, ये खुशी खुशी होंगे, क्योंकि हाँ इमरान खान साहब कहते हैं मुझे अफसोस है कि जहांगीर तरीन का भी नाम उसमें आया है, और उनके मुतल्लिक, हाँ, और उनका जी उनके मुतल्लिक फैसला इदारे करेंगे। कौन से इदारे? अदालतें, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है ना, और या इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो करेंगे। देखिए इमरान खान ने जहांगीर तरीन के नाम को छुपाने के लिए उस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं छुपाया, मैं आपको बताऊं। नहीं ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ये सिर्फ कमीशन, तो फिर ये भी बता देना, ये भी बता दे क्या फिर तरीन वापस आएगा? तरीन अगर सागदार वापस आ गया तो फिर तरीन साहब भी आ जाएंगे। हालात वक्त डिसाइड करेगा। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए। बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।